हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपके सामने मनोज सर आपके लिए जीएस क्लासेस लेकर आता हूं। और कहीं न कहीं जो मैं टॉपिक बना रहा हूं, आपको बताया कि मैं भारत का संवैधानिक विकास का टॉपिक बना रहा हूं, यानी कि मैं भारतीय संविधान की ही वीडियो बना रहा हूं। और भारतीय संविधान की वीडियोस बनाने के लिए मैं क्या कहीं न कहीं आपका जो साथ है वो मांग रहा था मैं आपसे कि सब बच्चे मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबाएं। और देखिए, ये टॉपिक जो आपका मैं चला रहा हूं, कहीं ना कहीं भारतीय संविधान को डेवलपमेंट की ही बात चल रही है। भारतीय संविधान का कहीं ना कहीं विकास हो रहा है और धीरे धीरे अंग्रेज हमारे भारत के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्ट बना रहे हैं और इन्हीं एक्टों को बाद में जोड़ते हुए कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप आगे जाके कहीं ना कहीं भारतीय संविधान का निर्माण होना है। और इसी टॉपिक को मैं लेके चला हूं कि भारतीय संविधान का जो डेवलपमेंट, स्टार्टिंग डेवलपमेंट है, भारत में जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो कैसे कैसे स्टार्ट हो रही, कौन कौन से एक्ट इसमें लाए गए हैं। इससे पहले मैं काफी एक्ट पढ़ा चुका आपको। 1726 का चार्ट एक्ट पढ़ा चुका, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा चुका मैं, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा चुका, 1784 का पीट सिंह एक्ट पढ़ा चुका, 1793 का चार्ट एक्ट पढ़ा चुका, 1813 का चार्ट एक्ट पढ़ा चुका, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ा चुका, 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ा चुका। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है यानी कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीजें आपके सामने मैं ला रहा हूं, कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। आपको मुझे लगता है कि बोरिंग कर रहे हैं टॉपिक, लेकिन देखो, बोरिंग से मतलब नहीं है कि आप बोर हो रहे टॉपिक से। मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं कि टॉपिक, जब आप कोई भी संविधान की बुक उठाएंगे, आप कोई भी संविधान की बुक लिए, आप लूसेंट ले लीजिए या मान लीजिए और भी कोई बुक से ले लीजिए, जो भी आपकी मर्जी है, सबसे पहला टॉपिक आप मिलेगा आपको भारत में संवैधानिक विकास। और यही टॉपिक आप जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं। अपनी बुक से भी आप हेल्प लीजिए और मेरे वीडियो से हेल्प लीजिए, तो कहीं ना कहीं टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपका साथ दे रहा हूं। हम आपको वीडियोस लगातार मैं बना के दे रहा हूं और आप मेरा साथ दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को वॉचिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं और मेरी वीडियोस को बहुत ज्यादा लाइक भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स भी मिल रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, चलता रहेगा सिलसिला आपका हमारा इस तरह से। और जो आज का टॉपिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके कानून के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं आपको समझाऊंगा कि कानून इतनी जल्दी कैसे आ गया। 53 में कानून आया, उसके बाद जो है 5-6 साल बाद में ही फिर एक नया कानून आ गया। तो ये कानून लाने की वजह क्या थी, इतनी तेजी से कानून क्यों आया और इस कानून की क्या विशेषता है, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में भी। चलिए, मैं बात कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसका दूसरा नाम भी इसे दूसरे नाम से बुलाते हैं भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, देखिए, ये जो कानून है, इस कानून के पीछे एक लंबी कहानी है। हमारी कहानी ये है कि इससे पहले, 1 साल पहले कहा जाता है कि भारत में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था। 1857 में क्रांति हुई थी, बहुत बड़ी क्रांति थी ये, जिसने अंग्रेजों की नींव को हिला दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव को हिला दिया। आप कहते हैं कि एक कारतूस ने पूरी कंपनी को ही तबाह कर दिया था। और चर्बी वाला कारतूस कहा जाता है कि गाय की चर्बी वाला जो कारतूस था। और कहते हैं कि जो जंगली होता है उसकी जो चर्बी होती है उसमें कारतूस में इस्तेमाल की जाती थी, और इस कारतूस ने ही, एक कारतूस ने पूरी कंपनी को डुबो डाला, ऐसा माना जाता है। तो ये कानून इतनी जल्दी कैसे आ गया था, क्या वजह रही थी। देखिए, कहीं ना कहीं कंपनी की बहुत सारी कहते हैं कि पॉलिसीज थी जो भारत में शोषण करती थी, और इस शोषण वाली पॉलिसीज की वजह से ही कहा जाता है क्रांति हुई है, भारत वालों का शोषण हुआ है। उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो लॉर्ड डलहौजी का माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में क्रांति लाने में बड़ा योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि उनकी नीतियां इतनी खराब रही कि भारत में शोषण आया, भारत का शोषण किया उन्होंने, और भारत को जो है कहीं ना कहीं उन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो है कहते हैं कि उनको लूटा, उनकी जमीनें, उनकी धन दौलत, उनकी जो कहते हैं कि इज्जत, तब सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया था।
तो लॉर्ड डलहौजी की वजह से कहीं ना कहीं उनकी नीति की वजह से 1857 क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी नींव हिल जाती है और उस नींव को इतनी बुरी तरह से हिल जाती है कि जो ब्रिटिश सरकार है और जो ब्रिटिश क्राउन है, जो ताज है, जो सम्राट है इंग्लैंड की या महाराज, जो इंग्लैंड का महाराजा है, वो भी पूरी तरह से जो है आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतनी बड़ी क्रांति भारत में कैसे हो जाती है। तो इस क्रांति का जब एनालाइज किया जाता है कि क्रांति क्यों रही, क्या वजह रही है, तो ये पाया जाता है कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो भारत में बहुत ज्यादा शोषणपूर्ण रहा। उसने भारतीय को जो है पूरी तरीके से क्या कर दिया, मैंने कि शोषण का शिकार किया, उनका बहुत ज्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशंस किया और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये क्रांति हुई है। तो इस नतीजे पहुंचे थे लोग। अब ये चाहते थे कि कंपनी का जो शासन है वो पूरी तरह से भारत में खत्म हो जाए और एक तरह से भारत में शांति हो जाए, लोग शासन कहते हैं जीवन जो अपना है शांति के साथ जिए और पूरी तरह से स्वतंत्र रहे और उनको कहीं ना कहीं विशेष अधिकार मिलने चाहिए। ये सब बातें हो रही थी इंग्लैंड के अंदर। तो तभी कहा जाता है कि ये एक्ट आता है और भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है और ये 1857 क्रांति के बाद आता है। तो कुछ विशेष बातें हैं जो हम विशेष करने वाले हैं इससे रिलेटेड। वैसे ये वीडियो बहुत स्पेशल रहेगी आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए भी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि वनडे एग्जाम में, बल्कि पीसीएस और जो यूपीएससी एग्जाम होता है उनमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लीज मेरा साथ दीजिए आप और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। पहले देखिए इंग्लैंड का उस समय राजा कौन था, आपसे पूछ लेगा कि इंग्लैंड का जो राजा था वो कौन था। तो राजा था या रानी थी उस समय ये पता करना है। तो कहा जाता है उस समय विक्टोरिया, जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया थी उस समय जो इंग्लैंड की रानी थी। ये आपको तो क्वेश्चन पहला बना, जब 1800 क्रांति होती है और क्रांति के बाद जब भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है उस समय इंग्लैंड का जो रानी होती है या राजा होता है वो कौन होता है, तो उसमें महारानी विक्टोरिया होती है। और जो इंग्लैंड का राजा होता है, जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री होता है, इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री होता है वो कौन होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो उसका नाम होता है पामस्टॉन। उनका नाम है पामस्टन, उनका नाम है जो इंग्लैंड के राजा होते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये नेता माने जाते हैं उस समय। तो पामस्टन वहां के जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और तीसरी बात आती है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये तीन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उस समय इंग्लैंड की जो राजा था या रानी थी वो कौन थी। तो विक्टोरिया महारानी थी। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो पामस्टन था। तो ये इंपॉर्टेंट है। आपसे भी पूछ सकता है कि 1800 क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, वहां की रानी कौन थी, राजा कौन था, और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे क्रांति होती उस समय कौन था। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जो 1800 क्रांति की हमें जो क्रांति हुई थी उस समय की जो कहानी थी वो बहुत कहा जाता है क्रिटिकल रही। उसमें बहुत सारा जो है खून खराबा हुआ, उसमें कुछ भारतीयों को मारा गया। कहानी मंगल पांडे शुरू होती है और नाना, जो नाना कहते हैं तात्या टोपे हैं जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता है, वहां पे आके समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि जो फर्स्ट घटना होती है वो मंगल पांडे शुरू होती है और जो अंतिम घटना 1800 क्रांति की उसे माना जाता है कि जो तात्या टोपे उन्हें फांसी दे दी जाती है, घटना लास्ट मानी जाती है। और इस क्रांति के बाद ही कहा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पेपर में कि 1857 क्रांति के बाद कौन सा भारत में कानून लाया गया था और उसकी क्या महत्व था, उसकी क्या विशेषता थी, इस पर बातें करते हैं। चलिए ठीक स्टार्टिंग करते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 की मैं बात कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में भी। चलिए जो बेसिक चीजें मैं बता दी मैंने, आपको ध्यान रखनी है बस। चलिए भारत सरकार अधिनियम 1858 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी पे ध्यान देना है, ज्यादा आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा दिमाग लगाना तो अपनी बुक्स जो भी आपके पास कहते हैं बुक्स है उसी पे ध्यान देना है। जैसे कलाम जी ने, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कहा था कि बच्चे नई नई बुक्स लाते हैं और अपने कमरे में ढेर लगा लेते हैं, लगता है कि आप बहुत, आपका जो स्टडी रूम है वो किताबों से भरा हुआ है तो आप विद्वान होंगे। बिल्कुल नहीं, आप विद्वान नहीं, आप बेवकूफ हैं। ऐसे उन्होंने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था
कि आप 100 किताबों को 100 बार मत पढ़िए, बल्कि एक किताब को आप 100 बार पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपकी जो मंजिल है, जो आपके सपने हैं जिन्हें आप खुली आंखों से देख रहे हैं, वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप 100 किताबों को एक बार पढ़ते हैं, वो गलत करते हैं। आप एक ही किताब को 100 बार पढ़िए। कहीं ना कहीं एक किताब में जब आप पढ़ते जाएंगे तो एक ही बार एक दृष्टि में, जो पहली दृष्टि होती है, आपकी नजर होती है, वो ढूंढ नहीं पाती। दूसरी में भी नई बातें मिलेंगी, जब तीसरी बार पढ़ोगे नई बातें मिलेंगी, जब चौथी बार पढ़ोगे। इसलिए जब बार बार एक किताब को पढ़ते जाओगे तो हर बार आपको एक नई चीजें मिलेंगी, जो आपको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ने से नहीं मिलती है। तो इसलिए प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा किताबों की ढेर मत लगाइए। आप अपने रूम्स में बहुत ज्यादा किताबों की ढेर लगा लेते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे बच्चे। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको कम से कम किताबें इस्तेमाल करनी है और अच्छे वीडियोस को देखना है। कहते हैं कि अच्छी चीजों की डिमांड नहीं होती, अच्छी चीजों को लोग कम पहचान पाते हैं। बुरी चीजें होती हैं, बुरी वीडियोस होते हैं, बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं और बहुत जल्दी लोग उन्हें लाइक भी करते हैं, करोड़ों व्यूज हो जाते हैं उनके। लेकिन जो अच्छी वीडियोस होती हैं उन्हें लोग लाइक भी नहीं करते और ज्यादा उनको व्यूज भी नहीं पढ़ पाते। तो लेकिन जो बेकार चीजें उनके लिए ज्यादा रिस्पॉन्स है। कहते हैं ना, गंदी चीजें जो है वो जल्दी फैलती है, गंदी आदतें जल्दी फैलती है, और जो अच्छी आदतें हैं वो धीरे धीरे चलती हैं। तो कहा जाता है कि मैं फिर भी विश्वास करूंगा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक दिन हम धीरे चलते रहेंगे और स्लो चलते रहेंगे तो हम भी रेस जीत जाएंगे दुनिया की तरह। लेकिन आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और साथ साथ मेरी वीडियोस देखते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ, और बस ये है कि आप अच्छी तरह से पढ़ें और आगे बढ़ें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, इसकी पहली बात, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, देखिए इस एक्ट को शुरू करने से पहले मैं 2-3 बातें और बताना चाहूंगा आपको। कहते हैं कि समय जो है हमेशा बराबर नहीं होता है, समय सबके लिए समान नहीं होता है। कभी खुशियां आती हैं, कभी गम आते हैं, और हमें दोनों को ही स्वागत करना चाहिए, ऐसा माना जाता है। और जो आज अच्छा है वो कल बेकार होने वाला है, क्योंकि उस कहावत की तरह जीवन जो है कि जहां पानी होता है वहां कीचड़ जरूर बनता है। ठीक है, मेरी बात समझिए ना, जहां पानी होता है वहां पे कीचड़ जरूर बनता है। मतलब यह है कहने का कि जहां आज साफ पानी है, कभी कभी जब वहां समय गुजरेगा तो वही पानी जो है आपके लिए वो गंदगी यानी कीचड़ का काम करेगा। तो जीवन भी इसी प्रकार होता है, कहीं ये फ्रेश वाटर होता है, कहीं पे जिंदगी बड़ी सुहानी हो जाती है, और कभी कभी वही जिंदगी, वही जीवन, सुहाना जीवन जो है आपका, खुशहाली वाला जीवन, वो कहीं ना कहीं कीचड़ के समान भी हो जाता है। तो जीवन एक जैसा नहीं है, कहा जाता है जहां पानी है वहां कीचड़ भी है। तो ये जरूर आप ध्यान रखें जीवन में और आगे बढ़ते रहे। और बिल्कुल भी जो आपके सामने समस्याएं आती हैं, जो आपके सामने कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, हर इंसान के सामने परेशानियां होती हैं, आप उनको पूरा फेस कीजिएगा, अच्छे तरह से बिल्कुल उनका सामना कीजिएगा, डरिए मत बिल्कुल भी। और समस्या सबके सामने होती है, तकलीफें सबके सामने होती है, दर्द सबके सामने होता है, बस सहने की शक्ति होनी चाहिए। आप बस अपनी पावर्स को बढ़ाइए, अपनी सेंस को बढ़ाइए, और अपनी जो समस्याएं हैं, जो ट्रबल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना कीजिए। और कहते हैं दर्द भरे पल भी एक दिन गुजर जाएंगे, अच्छे पल भी आएंगे। तो प्लीज सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, एक दिन अच्छे होंगे, एक दिन अच्छा भी होगा, सब कुछ अच्छा होगा। कहते हैं ना, वो कीचड़ वाला पानी भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश वाटर भी खत्म होगा, कीचड़ भी खत्म होगा, और फिर एक दोबारा से फिर वही उस कीचड़ में कहीं ना कहीं फिर एक फ्रेश वाटर होगा। तो आप चिंता मत कीजिए, आपकी जिंदगी भी उसी तरह से है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। बस आप मेरे पे विश्वास कीजिए और पढ़ाई कीजिए लगातार, आपको स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इसी कहावत को आगे चलते रहना है। चलिए मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूँ। भारत सरकार अधिनियम 1858 में कुछ बातें बताने वाला हूँ, चलिए सुनिएगा। देखिए, इस कानून जब ये लाया गया था, मैं बता रहा था ये क्रांति खत्म हो चुकी थी, और क्रांति खत्म होने के बाद जो है ये बताया गया था। तो ये कानून जो भारत में बनाया, इंग्लैंड की जो ब्रिटिश संसद में बनाया गया था, तो ये कानून जो था ब्रिटिश संसद में जो बनाया गया था, कहते हैं जो पास किया गया था, वो 2 अगस्त 1858 को किया गया था। ठीक है, क्या कहा मैंने? 2 अगस्त 1858 को ये कानून जो था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लाया गया था, और उसे जो है वहां पे पास भी कर दिया गया था। 2 अगस्त को 1858 को पास किया गया था। लेकिन ये जो ब्रिटिश संसद में पास हुआ, क्या पास हुआ? एक्ट। तो एक्ट पास हुआ, और ये जो एक्ट था इसे कब को लागू किया गया? 1858 का जो एक्ट था, 1858 का जो एक्ट था वो लागू किस दिन किया गया था? तो कहा जाता है कि जो लागू था वो 1 नवंबर 1858 को इंडिया में लागू किया गया था। इंडिया में लागू किया गया था। अब इंडिया में कैसे लागू किया गया, इस पे भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा।
जब ये घोषणा की गई थी, ये डिक्लेरेशन आया था, ये घोषणा हुई थी, दरअसल लोग ये समझ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब खत्म हो जाएगी और ब्रिटिश का शासन भारत में शुरू होगा, इनके ब्रिटिश ताज का, इनके इंग्लैंड की महारानी का शासन शुरू होगा। तो हमारा क्या होगा, जो पुरानी ट्रेडीज हैं, जो पुरानी जो हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो व्यापार किए हैं, या हमारे जो समझौते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, और जो सेना के जो लोग थे वे सोच रहे थे कि अब हमारी नौकरी रहेगी या चली जाएगी। जो किसान थे, जमींदार थे, सभी परेशान थे कि कंपनी का शासन अब खत्म होने वाला, क्योंकि इंग्लैंड में इसके विरुद्ध जो है एक अभियान चल रहा था कंपनी के विरुद्ध कि भारत में बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा। तो इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब ये एक्ट आया था, तो एक्ट को लोगों को बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है कि 1 नवंबर 1858 को इंडिया के कहां पर, इंडिया में कहां पर, इलाहाबाद के किले में, तो इलाहाबाद के फोर्ट में कहा जाता है, इलाहाबाद के किले में क्या हुआ, तो वहां पे जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था, तो लॉर्ड कैनिंग ने एक संदेश सुनाया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने वहां पे 1 नवंबर 1898 इस कानून को भारत में लागू करने की बात कही थी। और इलाहाबाद जो प्रयागराज कहा जाता है, वहां की बात बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, बड़ा काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो 1 नवंबर 1898 में इलाहाबाद के फोर्ट में जो अकबर ने बनाया था, सब जानते होंगे, और जो इलाहाबाद किला है वहां पे ये कानून को जो था वो सुनाया गया था, और इंग्लैंड की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसके संदेश को सुनाया गया था, और उसमें ये बताया गया था कि जो भी शासन इस दिन खत्म हो रहा है भारत के अंदर, वहां पे उसी के स्थान पे अब जो शासन स्टार्ट होगा वो क्राउन का शासन स्टार्ट होगा, और जिसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी सेवाएं कर रहे थे, जो भी आप एम्प्लॉयर्स थे या जो भी आप वहां पे काम कर रहे थे, आपकी सेवाएं समाप्त नहीं होगी, केवल कंपनी को हटा दिया गया, कंपनी के स्थान पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन का जो है वो शासन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे लोगों को समझा दिया कि आपके जो एग्रीमेंट्स हैं, जो ट्रेडीज आपने कंपनी के साथ की है, या जो भी आपके समझौते चल रहे हैं कंपनी के साथ, वो खत्म नहीं होंगे। वो केवल क्या होगा कि वहां पे पूरी जो सत्ता है, पूरा जो शासन है, कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश जो कंपनी थी वो समाप्त कर दी गई है, उसके शासन को समाप्त कर दिया है, और उसके स्थान पे यहाँ जो है वो कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया, और यहाँ पर अब नया शासन शुरू होता है, वो ब्रिटिश की रानी के क्राउन का जो ताज का शासन है वो शुरू हो गया। तो यहाँ पे पहली डिक्लेरेशन क्या हुई थी, लॉर्ड कैनिंग ने ये विक्टोरिया महारानी का संदेश पढ़ के सुनाया था। इलाहाबाद के फोर्ट में क्या कहा जाता है कि जो विक्टोरिया महारानी का संदेश था, तो विक्टोरिया महारानी का संदेश था, संदेश या कह सकते हैं कि घोषणा थी, उसे पढ़ के सुनाया था। ठीक है, उन्होंने लोगों को बताया कि कंपनी का जो है वो शासन समाप्त हो गया है, और अब ये पूरा भारत में जो शासन होगा, प्रशासन होगा, वो कहीं ना कहीं जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने कंपनी के साथ जो भी समझौते किए हैं, या कोई भी एग्रीमेंट्स किए हैं, या ट्रेडिस की है, या कोई भी आपने मसौदा तैयार कर रखा है, वो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उन्होंने ये भी समझाया लोगों को कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से इंग्लैंड के लोगों को समानता मिलती है अपने देश में, ऐसे ही भारत के लोगों को भी समानता दी जाएगी। ठीक है ना, उन्हें भी ये बताया गया कि आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से, आप किसके अधीन काम नहीं करोगे। और जिस तरह से इंग्लैंड की जनता पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, आजाद है अपने विचारों के लिए, अपने आदर्शों के लिए, अपनी विचारधारा के लिए, आदर्शों के लिए, और अपने जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स है उसके लिए, और हर चीज के लिए आजाद है। तो इस तरह से भारत के जो लोग होंगे वो भी पूरी तरह से आजाद होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने बात करी है। तो कहीं ना कहीं अब ये बताया गया कि आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आपकी संपत्ति को जो है वो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि वो अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, आपको साम्राज्यवाद की जो नीति थी कंपनी को समाप्त कर दी गई है, और आपके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो लैंड्स हैं, जो जमींदारी रूल्स रेगुलेशन है, उनको समाप्त नहीं किया जाएगा। आप परेशान मत होइए, आप पूरी तरह से आजाद रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, और इंग्लैंड के जो जनता होती है, इंग्लैंड के जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उसके समान ही आपको सारा सम्मान दिया जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और शासन पूरी तरह से शांति का होगा, और कहते हैं भाईचारा शासन होगा, शांति का शासन होगा।
और लोगों को कहते हैं प्रोग्रेस, उन्नति का जो है रास्ता दिखाया जाएगा, लोगों की शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। यानी कि लोगों को एक तसल्ली दी गई कि क्राउन का जो शासन होगा कहीं ना कहीं पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा और लोगों को कहीं ना कहीं हर तरह से सभी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये इलाहाबाद में कहीं ना कहीं ये बात हुई थी, जो लॉर्ड कैनिंग लोगों को समझाने की कोशिश की। जो लोकल कहते हैं कि उस समय रियासत थी या उनके जो राजा थे उनको बुलाया गया था, वहाँ लोकल जो नेता थे उनको भी बुलाया गया था, सबको बताया गया था कि जो क्राउन का शासन होगा भारत में उसने कंपनी से बेहतर शासन होगा। तो इस तरह से काफी लंबी बहस चलती है, काफी लंबा जो है डायलॉग होता है लॉर्ड कैनिंग का। तो इस तरह से ये भी बताया जाता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 में वो कहां पे डिक्लेरेशंस करके सुनाया गया था और वहां पे बताया गया कि जो कंपनी का शासन वो समाप्त हो जाता है और आज से जो पूरा शासन है इंडिया का वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन होगा, ब्रिटिश क्राउन उसकी रिस्पॉन्सिबल होगी और उसके द्वारा ही पूरा शासन जो है वो चलाया जाएगा। तो यहां तक की बात हमारी क्लियर होगी। मैं थोड़ा सा वाटर लेता हूँ, पा लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िएगा मेरे बच्चों। थैंक यू। तो हमने काफी बातें पढ़ ली है जो विक्टोरिया महारानी ने लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से कहे ये भारत वालों को। तो लोग खुश भी हुए कि कहीं चलो आज कहीं ना कहीं एक कंपनी जो शोषणपूर्ण जो वास्तव में लोगों का शोषण करती थी कंपनी छुटकारा मिला और इस एक्ट में ये सब बातें बताई गई हैं। आप अच्छे से पढ़िए, देखिए अपने खुद के नोट्स बनाइए, आप किसी के चक्कर में मत पढ़िएगा। ठीक है ना, आप जो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं उनमें टैगलाइन होती है, बड़ी अजीब टैगलाइन होती है, तो उन्हें देख के भी अट्रैक्ट होते हैं। आप कहीं ना कहीं सोचते होंगे अच्छी वीडियो होगी और पाते हैं कुछ निकलता, कुछ कहते हैं कि खोदा कहते हैं वो चूहा निकलने वाला, जो कहावत है बड़ी फेमस कहावत है वो भी। तो मैंने बताया कि आप थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें और अच्छी वीडियोस को लाइक करते रहें। किसी भी स्तर की वीडियोस हो आप उसे लाइक करते रहें, उनको आप मोटिवेशंस करते रहें, उनको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। और मेरी दुआ है कि आप अच्छे विद्यार्थी बन के दिखाएं और अच्छे टीचरों का ही साथ दें। ठीक है ना, जो फ्रॉड है मक्कार टीचर है उनका साथ बिल्कुल ना दें। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारी वीडियोस को देखता हूँ मैं कि क्या चल रहा है आजकल यूट्यूब पे, तो प्लीज आप अच्छे सतर्क रहें, अच्छे व्यूअर्स बने आप। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना बेसमेंट जो आपकी फाउंडेशन है उसे आप मजबूत करें आप। ठीक है, अगर आपका फाउंडेशन कमजोर हो जाएगा तो आप कैसे खड़े रहेंगे बताइए। अगर किसी मकान की फाउंडेशन से नींव कमजोर होगी तो कैसे मकान खड़ा रहेगा। आप कितने ही उसमें बजरपुर रोड़ी लगा लीजिए, आप कितने ही उस आसे से लेंटर लगा लीजिए, वो तब भी नहीं खड़ा होगा। आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए। फाउंडेशन मजबूत होने का तरीका ये होता है कि आप बेसिक चीजों को भी अच्छे तरह से ध्यान करके चलें। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। और कहते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रिटिक करने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब अच्छे लोग होते हैं, कुछ क्रिटिक वाले भी लोग होते हैं, कुछ ईर्षा करने वाले लोग होते हैं। बस ऐसे ही ईर्षा उनके मन में रहती है, दिमाग में रहती है, चलता रहता है। तो अब ये कानून ऐसा था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन जो है वो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो चुका था और अब ये पूरा शासन क्राउन के अधीन आ चुका था। और ये सारा संदेश जो था वो इलाहाबाद के किले में लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। किसको सुनाया था? इनकी भारतीय जनता रियासतों को सुनाया था 1 नवंबर 1858 में। चलिए, इस कानून की विशेषता क्या है हम उन पर बात कर लेते हैं। उनकी विशेषताएं क्या है हम इन पर बात करते हैं। देखिए, पहली विशेषता तो मैं बता चुका कि जो कंपनी का शासन था, कंपनी का जो शासन था, अब वो शासन किसका होगा? शासन ऑफ क्राउन का होगा, शासन ऑफ क्राउन का होगा इन इंडिया। यानी कि जो भारत में क्राउन का शासन, कंपनी का शासन था, वो कहीं ना कहीं क्राउन का शासन होगा। अब क्राउन ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, सब काम वही करेगी, ये भी आपने ध्यान दिया। नंबर दूसरी विशेष बात क्या थी? यानी कि भारत में जो 2 बोर्ड काम कर रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कर रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पीट्स इंडिया 1984 में बताया गया था कि भारत में द्वैत शासन है, 2 लोग होंगे, जो ट्रेडिंग काम होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होगा और जो शासन काम होगा, जो प्रशासन काम होगा, सेना काम होगा, वो किसके हाथ में होगा? इनके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के हाथ में होगा। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कार्य हुआ, बड़ा अच्छा रहा ये वाला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ये दोनों बोर्ड समाप्त कर दिए थे। अब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों समाप्त कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि यह भारत के कानून में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाएंगे और इनकी जगह पे क्या होगा? एक इंडियन काउंसिल होगी, भारतीय परिषद होगी और भारतीय परिषद में 15 लोग होंगे
जिसमें का जो हेड होगा, इंडियन काउंसिल का जो हेड होगा उसे भारत सचिव कहा जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स कहा जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाएगा, और ये कैबिनेट मंत्री होगा और यही इंडियन काउंसिल का हेड बनेगा। इसमें जो 7 सदस्य होंगे वो क्राउन द्वारा चुने जाएंगे, और जो 7 सदस्य हैं वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो चुनेंगे, जिन्हें वायसराय द्वारा जो है अपॉइंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मैं बातें कर रहा हूं वो मैं बता रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पेन चेंज कर लेता हूं, क्या पता अच्छी इंक मिल जाए मुझे। चलिए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ द कंट्रोलर्स ये दोनों क्या कर दिए, ये समाप्त कर दिए। और इनके स्थान पे क्या हुआ, यानी कि इंडियन काउंसिल आ गई, इंडियन काउंसिल आई, भारतीय परिषद आई, और कहा कि भारत में जो भी रूल्स या रेगुलेशन होगा वो इंडियन काउंसिल के द्वारा होगा। इंडियन काउंसिल ही उस पर अपनी विचारधारा रखेगी, इंडियन काउंसिल ही उस पर अपने जो विचारधारा है या कोई भी आइडियाज या नियम है वो देगी भारत के लिए, और यही सबसे बड़ी संस्था बना दी गई। तो इंडियन काउंसिल बनी भारत में, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया, और इंडियन काउंसिल होगा भारतीय परिषद होगी। और ये कहा गया कि भारतीय परिषद में कितने व्यक्ति होंगे, तो भारतीय परिषद में टोटल 15 व्यक्ति होंगे, 15 सदस्य होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है चीजों को। 15 सदस्यों में 15 का बंटवारा कैसे, 15 का बंटवारा कैसे करेंगे, तो 15 का बंटवारा जो है वो इस तरह से होगा, 3 भागों में होगा। ठीक है, 15 का बंटवारा कितने हिस्सों में होगा, 3 में होगा। जो भारत का जो शासन या प्रशासन करने वाली जो चीजें होंगी, जो बॉडी होगी, जो निकाय होगा, कहीं ना कहीं वो इंडियन काउंसिल होगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स नहीं होगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसमें 15 सदस्य होंगे। 15 सदस्य कैसे कैसे होगा, जो उसका हेड होगा, इंडियन काउंसिल का जो हेड होगा उसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, ये कौन होगा, यानी कि कैबिनेट मंत्री होगा। इंग्लैंड में एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, देखो मैं आ रहा हूं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, इंग्लैंड में ये कैबिनेट मिनिस्टर माना जाता था, और जो भारत के मामले देखा करता था। जैसे हर चीज का मंत्रालय होता है ना, जैसे रक्षा मंत्रालय है हमारा, और पर्यटन मंत्रालय है हमारा, या मान लीजिए हमारा जो है वो क्या रेलवे मंत्रालय है हमारा, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, यानी कि हर तरह से एक मिनिस्ट्री काम करते हैं, एक मंत्रालय होता है। ऐसे भारतीय मामलों की, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय मामलों की देखरेख करने वाला जो मंत्री होगा उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाएगा, जो इंडियन काउंसिल का हेड होगा, और इसे कैबिनेट मंत्री माना जाता है वहां पे, और इसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था, ये भी याद रखना। और पहला जो सेक्रेटरी स्टेट बना था वो कौन था, ये पूछ लेते हैं। तो एडवर्ड स्टेनली जो था वो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था भारत के अंदर। ठीक है, जिसे क्राउन द्वारा जो है वो बनाया जाता था, और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भारत में जो हो रहा है कानून व्यवस्था है वो सब इसके लिए जिम्मेदार होगा, और इसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जवाब देना होगा। जैसे हर मंत्रालय का मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होता है, वो अपने विभाग से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी डिक्लेरेशंस होती है, घोषणाएं होती है, वो पार्लियामेंट में क्या करता है, उसको बताता है, प्रस्तुत करता है। इस तरह से भारत के मामले जितने होंगे उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कैबिनेट मंत्री होता था ब्रिटिश संसद के अंदर, वो पूरी तरीके से जो है वो बताता था ब्रिटिश संसद को कि भारत में ये चल रहा है, भारत की स्थिति ये है, पूरी तरह से बताता था। और इसमें जो सदस्य होते थे, तो एक 7 सदस्य होते थे इसमें, और ये भी 7 सदस्य होते थे। ठीक है, अब ये जो 7 सदस्य होते थे, इन्हें जो ये नॉमिनेटेड होते थे, ये नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। ब्रिटिश जो क्राउन था, जो ब्रिटिश क्राउन था मेरे बच्चे, तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये नॉमिनेटेड होके आते थे। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं, मैं देख लेता हूं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ थोड़ा सा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें ये बताया जाता है कि जो ये 7 सदस्य हैं और एक जो हेड है, कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही लोग थे। ठीक है, अब यहां पे जो 7 सदस्य बचते हुए कौन आते हैं, जो 7 सदस्य हैं कहा जाता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, इनमें से लिए जाते थे। भाई पहले क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स बनते थे, लेकिन अब क्या है, अब ये नहीं है। अब कहा कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रहे होंगे सदस्य, उनमें 7 सदस्य ले जाएंगे, और इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट बाय द
जो वायसराय था वो करेगा, ये भी ध्यान रखना। तो यहां तक कि हमारी बात होगी, हमने दो बातें करी है कि 1858 का जो भाषा का अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, वो 1860 क्रांति के बाद आता है। इसमें पहली बात क्या बताई जाती है, कहा जाता है कि इसकी जो घोषणाएं होती है वो लॉर्ड कैनिंग द्वारा की जाती है, इलाहाबाद किले में की जाती है, और कंपनी का जो शासन होगा वो ब्रिटिश क्राउन का शासन होगा अब जब भारत में, और सारे जो रूल्स रेगुलेशन वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा आएंगे, ठीक है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का जो है वो खत्म कर दिया गया, और यहाँ पे कहा कि इंडियन जो वो होगी, इंडियन काउंसिल होगी, भारतीय परिषद होगी, और भारतीय परिषद का जो हेड होगा उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाएगा, ये कैबिनेट मंत्री होगा लंदन में, और यही भारत के सारे मामले दिखेगा। इसकी सहायता के लिए 14 सदस्य होते थे, जिनमें 7 सदस्य क्राउन द्वारा नॉमिनेटेड होते थे और 7 सदस्य भारत के वायसराय द्वारा होते थे। तो कुल मिला के ये कहानी थी। और ये भी कहा जाता है जो सदस्य भारत में इंडियन काउंसिल में रहते थे उनको उनकी योग्यता क्या रखी गई थी, उनकी योग्यता रखी गई थी उन्हें 10 साल भारत में रहना होगा, उन्हें 10 साल भारत में रहेंगे तभी उनको इंडियन काउंसिल के सदस्य बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर दो बातें करी मैंने, ब्रिटिश क्राउन के अधीन सारा शासन आ गया भारत का, और दूसरी बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाज के इंडियन काउंसिल आ गई थी, जो भारत का पूरा शासन प्रशासन को देख रेख कर रही थी, और भारत में पूरी तरह से जो है यही एक्टिव हो गई थी, यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में काम कर रही थी भारत के अंदर। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको, अच्छा समझ में आ गया। देखिए मैं बार बार कहता हूं ना, देखिए कहीं ना कहीं पैसा कमाना किसका लक्ष्य नहीं होता है, पैसा कमाना कोई लक्ष्य नहीं होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी भी होती है। कहा जाता है कि कोई आदमी बिल्कुल निवस्त्र कर दीजिए उसे आप, और निवस्त्र करने के बाद क्या होता है कि उसे आप गहने पहना दीजिए, बस किसी भी चीज को ले लीजिए आप, उसे आप गहने पहना दीजिए, आप चैन पहना दीजिए, यहाँ कंगन पहना दीजिए, कुछ भी पहना दीजिए, और फिर उसकी खूबसूरती बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। इनसे खूबसूरती नहीं बढ़ती है, गहनों से आभूषणों से खूबसूरती नहीं बनती है, केवल वस्त्रों से ही खूबसूरती बनती है। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो आभूषण होते हैं, जो धन होते हैं, वो किसी इंसान की खूबसूरती को नहीं बढ़ा सकते। केवल जो वस्त्र होते हैं, जो फंडामेंटल चीजें होती हैं, जो बेसिक आधार होता है, वही उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकता है। तो मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं मेरे बच्चे कि जब भी आप पढ़ाई करें तो उसके बेसिक से जरूर लेके चले, बेसिक स्ट्रक्चर जो लेके चले, आप उसे कितना ही आप रंग लीजिए, उसे कितना ही आप सजा लीजिए, उससे कोई आप थंबनेल बना देते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हैं, उससे क्या फायदा? बस ये तो जरूर है कि अट्रैक्ट होकर आप उसे देख लेंगे, वो आभूषण काम कर रहा है, आभूषण तरफ से टच कर लेंगे कि भाई बहुत सुंदर लग रहा है, कि दिखता अंदर मटेरियल्स क्या है, तो पता नहीं चलता कि मटेरियल्स क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। तो मैंने कहा कि जीवन में जब भी आपको आगे बढ़ना हो, जीवन में जब भी आपको आगे जाना हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फाउंडेशंस को मजबूत करना होगा। आप जल्दी ना करें, आराम से अपनी फाउंडेशन मजबूत कीजिए, अपना जो टॉपिक है उसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे तैयार कीजिए और फिर आगे चलिए, ठीक है। सजावट के चक्कर में मत पड़िएगा। मैंने बताया ना, ये कहावत, ये भी आपको भगवत पुराण वगैरह में, या भगवत कहा जाता है, सॉरी भगवत गीता में मिल जाएगा, या जो रामायण रहस्य होती है, किताबें होती हैं, उनमें सब डायलॉग्स मिल जाएंगे। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और कभी भी ये ऑर्नामेंट जो है वो खूबसूरती नहीं बढ़ाते हैं। आपकी जो खूबसूरती, जो शिक्षा में खूबसूरती आएगी, वो कहीं ना कहीं केवल आपके फाउंडेशंस की वजह से आएगी, आपकी मजबूत फाउंडेशन होगी, उसी वजह से मजबूत आएगी। चलिए हम आगे चलते हैं। हमने दो टॉपिक पढ़े कि क्राउन का जो शासन है वो भारत में स्टार्ट हो गया है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया, पूरी तरह कंपनी का शासन प्रशासन से पूरी तरह से पत्ता साफ हो गया है, वो दूर जा चुका है। अब ब्रिटिश क्राउन ही भारत में शासन करेगा। और दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कहीं ना कहीं भारत में जो है वो समाप्त कर दिया, उनका पत्ता साफ हो गया। अब भारत में इंडियंस जो काउंसिल है, भारतीय परिषद है, और वो शासन करेगी, वो ही भारत के जो रूल्स रेगुलेशन है, एक्ट वगैरह है, और यहाँ पे जो नीतियां हैं भारत में क्या सही है क्या गलत है वो देखेगी, और उसका जो हेड वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया था। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी, मैं आपसे विचार करता हूँ, मैं आपसे आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब तीसरी बात करते हैं। बस पढ़ाई कीजिएगा अच्छे से, आप आगे बढ़िएगा। इंपॉर्टेंट बातें ही बता रहा हूं मैं आपको, जरूरी जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, आपके जीवन के लिए जरूरी है, मैं वही बता रहा हूं। चलिए नंबर तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्ट से रिलेटेड मैं बात कर रहा था। जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, अब ये जो पद है, ये पद भी चेंज कर दिया गया, पद का नाम चेंज कर दिया, नेम चेंज कर दिया। और इस कानून में क्या कहा गया, इस कानून में कहा गया कि जो भारत का गवर्नर, देखिए हमने बहुत सारे नामों को देखा बदलते हुए। सबसे पहले हमने देखा 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में हमने देखा कि जो बंगाल का गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया।
फिर हमने 1833 के चार्ट एक्ट में देखा कि वहां पे बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना। और फिर हमने अब क्या देख रहे हैं कि भारत का गवर्नर जनरल जो है, जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। तो ये बदलता रूप भी हम देख रहे हैं। जिन्होंने कहा ना, जहां पानी होता है वहां कीचड़ जरूर होता है। तो हर चीज बदलती है, समय परिवर्तन हो रहा है, समय बदलता है। बस आपको समय के साथ बदलना है, समय के साथ चलना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। और स्लो एंड स्टेडी विज द रेस, ये हमें से याद रखना है। तो यहाँ पे पद का नाम चेंज हुआ है, भारत का गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे इसका नाम हो गया भारत का वायसराय। ये भारत का वायसराय बनाया गया। और देखिए यहाँ पे भारत का जो लास्ट गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग था। और जो पहला भारत का वायसराय जो था, फर्स्ट वायसराय कौन है, तो फर्स्ट वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग। केवल मैंने कहा ना, आदमी चेंज नहीं हो रहा है, केवल आदमी का पद चेंज हो रहा है। आदमी वही है, लॉर्ड कैनिंग सेम है, लेकिन केवल क्या हो रहा है, उनके पद का नाम चेंज किया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। इतनी बातें समझ में आगे होगी आपको। चलिए दूसरी चीज ये मैं बताऊं, साथ साथ में क्लियर कर देता हूं। कहीं ना कहीं जो इंडियन काउंसिल था उसका जो हेड था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो कैबिनेट मंत्री कह रहा हूं। और पहला जो बना था उसका नाम था एडवर्ड स्टेनली था, ये भी आप याद रख लें। वो डर्बी से थे, कहा जाता है इंग्लैंड में एक स्थान है जो जहां से चुन के आए थे, वो डर्बी था, वहां से चुन के आए थे। तो ये भी ध्यान रखना। चलिए, तो भारत का जो वायसराय है लॉर्ड कैनिंग है, और इसका इनकी भूमिका क्या रही, जब ये एक्ट आया तो इनकी भूमिका में क्या बदलाव हुआ। देखिए इनकी भूमिका में बदलाव हुआ कि ये कहीं ना कहीं लॉर्ड स्टेनली के अधीन काम करेंगे, लॉर्ड स्टेनली के एजेंट के रूप में भारत में काम करेंगे और उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। और इंडियन जो कहा जाता है काउंसिल थी, जो भारतीय परिषद थी, उससे मिलजुल के अपना काम चलाएंगे और भारत में रूल्स रेगुलेशन को बेहतर बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो भारत का वायसराय था वो कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एजेंट के रूप में भारत में काम करता रहा, क्योंकि वो तो जो इंडियंस कहा जाता है इंडियन काउंसिल थी, वो कहीं ना कहीं वो इंग्लैंड में बैठी हुई थी और जो उसका काम कर रहा था वो भारत का वायसराय कर रहा था, तो उसके एजेंट के रूप में भारत में काम कर रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना। चलिए, कहीं कहीं ये पद जो है वो कहा जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे मान सकते हैं आप। ठीक है, यहां तक की 3 बातें हो गई होगी। अब हम चौथी बातें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में भी। तो 2-3 बातें जो थी मैंने बता दी आपको, इससे ज्यादा भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। और मैं ये बताऊंगा कि जो चौथा पॉइंट था ये था कि जो क्राउन के शासन में कहा गया, जो क्राउन का शासन होगा भारत में, क्राउन का शासन इंडिया में होगा, वहां पे ऑल इंडियन, सभी इंडियंस को क्या होगा, फ्रीडम होगी। यानी कि फ्रीडम ऑफ आइडियाज होगी, फ्रीडम राइट्स होगी और सभी तरह के राइट्स दिए गए थे भारत को। कहा कि आप जो इंग्लैंड के लोग होते हैं, इंग्लैंड के जो वहां के जो लोग होते हैं, वहां की जो प्रजा होती है, उस तरह से ही आपको समझा जाएगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपका जो कहा जाता है जो भौतिक विकास है, आपका जो मनोवैज्ञानिक विकास है, वो भी आपके साथ, समाज विकास भी किया जाएगा, आपका आर्थिक विकास भी किया जाएगा, आपका राजनीतिक विकास भी किया जाएगा। यानी कि हर तरह के विकास की बात की गई थी, आपको हर तरह के राइट्स की बात की गई थी। और आपका जो शोषण किया गया है कंपनी के द्वारा, उससे भी कहा गया कि वो गलत था, वो अब नहीं होगा। और आपके जो भी प्रॉपर्टीज आपसे छीनी गई है, जो संपत्तियां छीनी गई, वो नहीं छीनी जाएगी। तो यहाँ पे काफी रिग्रेट्स किए गए, काफी खेद किया यहाँ पे रानी के द्वारा, और भारत में पूरी शांति बनाए रखने के लिए किया गया। ये सोचा गया कि दोबारा से कहीं ना कहीं ये 1857 रिवोल्ट दोबारा ना, इसलिए इस कानून को पूरी तरह से ऐसे बनाया गया था जिससे भारतीय पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाए, कि उनको लगे कि वास्तव में ब्रिटिश जो क्राउन है वो हमारे लिए काफी जो अहमियत रखती है, वो हमारे बारे में सोचती है, हमारे लिए काम करती है और हमारे ही शासन की भलाई के लिए शासन करेगी। तो ये विश्वास दिलाने की कोशिश की गई थी इस कानून के द्वारा कि यहाँ पे ऑल इंडियंस को फ्रीडम रहेगा, सभी तरह के राइट्स मिल जाएंगे उनको, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा, उनका आर्थिक विकास होगा, उनका सामाजिक विकास होगा, उनका राजनीतिक विकास होगा और साथ साथ धार्मिक विकास भी होगा। अपने धर्म के लिए आप पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहेंगे, आप कोई सा भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी जो भी एक्टिविटीज है धर्म से रिलेटेड वो कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक्ट बनाया गया था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए भी है, आपकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए, आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम के लिए भी, और आपके जीएस का फाउंडेशन जो आप बना रहे हैं, जो मजबूती से खड़ा करना चाह रहे हैं, अपना जो पिलर खड़ा करना चाह रहे हैं, जो मकान खड़ा करना चाहते हैं जीएस का, उसके लिए भी लाभफुल होगा। तो मेरी वीडियोस काफी लाभदायक रहेंगे आपके लिए, आपकी शिक्षा के लिए भी, आपके जीवन के लिए भी। चलिए मैं इसी के साथ जो वीडियो समाप्त करता हूँ। बस आप दोहराते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।